मतलब हम किस तरह से मैकेनिकल डोमेन में से इलेक्ट्रिकल डोमेन में आते हैं। पार्ट ए में इस तरह पूछ रहे हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि गिवन एक्यूरेट क्वांटिटी अकाउंट इलेक्ट्रिक क्वांटिटी दैट कैन बी रीड आउट। तो एक हमारे पास सर जो पहले वाले क्वेश्चन में फिक्स प्लेट है, दूसरे में हमारे पास एक मूविंग मेम्ब्रेन है। तो उसको हम किस तरह से मतलब हम इलेक्ट्रिक डोमेन में ला सकते हैं, वोल्टेज जो कैपेसिटेंस है उसको चेंज कर दो, हम वोल्टेज किस तरह से रीड आउट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एस्यूम सम, इसका जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया है, इसका जो मैंने आंसर जो लिखा है उसका जो जो PhD थीसिस था उसका सेक्शन 4.3.1 से रिलेटेड है मेरे ख्याल में। तो इसको मैंने वहाँ से मतलब और क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये है DISF से। वहाँ से उनको जो एक्यूरेट मेथड सर्किट बनाना है और क्या कहते हैं इक्वेशन वगैरह लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है उसमें जो सर ने आखिरी लेक्चर में जो करवाया था वो कंपैरेटर बना के वो जो 2 बिट का सर ने करवाया था, इसमें सर ने क्वेश्चन में 3 बिट का पूछा है और लेक्चर में 2 बिट का करवाया था। कंपैरेटर डिजाइन, कंपैरेटर से मतलब हम किस तरह से वो डिजिटल इनकोडर, उसके बाद इनकोडर बनाना था, इसको डिजिटल कन्वर्ट करना था। और जो बी पार्ट है उसमें मतलब अगर हमारे पास एक इनपुट हो तो फिर वो किस तरह से इस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, वो क्वांटाइजेशन एरर को डिस्क्राइब करना था। सही। तो अब आप तुम्हारा हो गया कंप्लीट, चारों क्वेश्चन रिव्यू कर दिया तुमने? जी सर, जी सर। चलो सही है। तो अब मिस अक्षा अल्फाबेटिकली उनकी बारी बनती है। तो मिस अक्षा, अपना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी सवालों की और उनको किस तरीके से अप्रोच करा है, क्या आपने सोल्यूशन दिया? ओके सर, लिसन, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आपने किया था वो ये बताया था कि एक मतलब मेम्ब्रेन है जो फिक्स नहीं है और उसके नीचे एक फिक्स प्लेट लगी हुई है। अब वो मेम्ब्रेन जो थी वो उस फिक्स प्लेट से 2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे है और वो जो मूवेबल प्लेट थी जब वो मूव हो जाती है तो वो 0.5 माइक्रोमीटर मूव करती है। अगर इसके ऊपर जर्म्स जो है वो आते हैं तो वो मूव करती है, इसका इफेक्ट बताना था और फिर ये बताना था कि इसको हम इलेक्ट्रिकली किस तरह रीड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली रीड आउट करने के लिए मैंने इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाया, कैपेसिटेंस बताई उसमें, एंड देन मैंने बताया कि जब जिस तरह से हम ट्रांजिस्टर में एक क्यू पॉइंट लेते हैं बायसिंग करने के लिए ताकि हम उसको इलेक्ट्रिकली देख सकें, इसी तरह से यहाँ पे हमें सेंसर को भी बायस्ड करना था। हमने सेंसर के दोनों पॉइंट्स पे मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव वी बायसिंग दे दिया, DC वी बायस दे दिया हमने। इससे हमारा सेंसर बायस्ड हो गया एंड देन फिर हम इसे रीड आउट करेंगे 2 स्कीम्स से, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट और कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट। तो फर्स्ट में तो सिर्फ हमें डोमेन क्रॉसिंग बतानी थी। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें ये आपने पूछा था कि अगर हम क्वांटिटी इसको बताना चाहें तो किस तरह से बताएंगे, तो मैंने फॉर्मूला लिया था Q = CV का। अब यहाँ मैंने बता दिया कि अगर मेरा चार्ज फिक्स है और डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द प्लेट, तो उस डिस्टेंस के चेंज होने से मेरी कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अगर मेरी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है तो मेरा वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। इसी के थ्रू मैंने अपने तरफ से वैल्यूज अज्यूम की हैं और वैल्यूज अज्यूम करके मैंने इसे इक्वेशन में पुट करके बताया कि किस तरह इफेक्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में जो था वो आपने सर्किट डायग्राम पूछी थी कि अगर मतलब जर्म्स हमारे हाथ पर हैं और इसको हम स्टेरिलाइज कर देते हैं तो वो एक तरह से जर्म्स जो है वो चार्ज्ड हैं, तो चार्ज में चेंज आता है, वो चेंज हमें रीड आउट करना है। तो इसमें मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया क्योंकि हमें चार्ज रीड आउट करना है। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट की स्कीम थी मैंने यहाँ पे वो यूज़ किया और उसी का सर्किट जो आपने अपनी थीसिस में दिया हुआ था वो यूज़ किया है। इसका सर्किट डायग्राम मैंने पार्ट ए में बनाई है और डिस्क्राइब की।
पार्ट डी में जो है उसकी फंक्शनैलिटी बतानी थी कि किस तरह से हमारा CM मूव कर रहा है। उसके मूव होने से हमारे वोल्टेजेस तो फिक्स थे क्योंकि उसके एक नोट पे हमने फिक्स वोल्टेज दिए थे, लेकिन चार्ज चेंज हुआ है। उस चार्ज के चेंज होने की वजह से जो हमारे पास वी आउट में चेंज आ रहा है वो हमने रीड किया है। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी मैंने इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि हमारी ट्रांसइम्पिडेंस बहुत स्मॉल थी, अब हमें उसे रीड आउट करना था। रीड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज़ किया है वो कैपेसिटिव ट्रांसइम्पिडेंस एम्पलीफायर यूज़ किया है, CTIA। उसकी मैंने पूरी वर्किंग बताई है कि CTIA किस तरह से काम करता है, फोटो करंट को किस तरह से देता है और आगे इंटीग्रेट करके वो किस तरह में वी आउट की फॉर्म में देता है। ये मैंने पूरी इक्वेशन से और डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट ए था उसमें मैंने यही बताया कि हमें जो है 3 बिट का डिजिटल इनपुट चाहिए था और एनालॉग इनपुट था जिसको मुझे डिजिटल आउटपुट में लेना था और फिर वो डिजिटल आउटपुट मुझे इनपुट बनाना था। तो जब 3 बिट का चाहिए था तो मैंने 2 की पावर n-1 किया। इस तरह से मेरे पास 7 कंपैरेटर्स आए और 8 वोल्टेज लेवल्स मैंने ले लिए। यहाँ से मैंने पूरी इसकी एक डायग्राम सर्किट डायग्राम डिजाइन की है और इसके आगे मैंने 8 लाइन टू 3 लाइन प्रायोरिटी इनकोडर लगाया है, जिसकी आखिरी में मुझे 3 बिट बाइनरी आउटपुट मिल रहा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और पार्ट डी में फिर मुझे वही बताना था कि इसकी वजह से क्या क्वांटाइजेशन एरर आया है और उस क्वांटाइजेशन एरर को हम रिमूव किस तरह से करेंगे। इट्स ओवर। चलें, ओके, शुक्रिया। अगला कौन है भाई फिर अल्फाबेटिकली? सर मैं हूँ। बिलाल। हाँ सही, बिलाल तुम बताओगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने बेसिकली जो सवाल मुझे थोड़ा सा आसान लगा तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेसिकली हमें ये दिया गया था कि भाई आपको जो है एक 3 बिट का जो है वो डिज़ाइन करना है आपको फ्लैश ADC। तो उसके अंदर बेसिकली यही हुआ था कि हमारे पास अगर 3 बिट्स हैं तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास 2 की पावर n-1 जो है वो इसके अंदर कंपेरेटर्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो 7 कंपेरेटर्स 741 IC जो है वो लगाई गई। अब उनके लिए हमें ज़ाहिर वोल्टेज की रेफरेंसेस भी जनरेट करने थे, तो उस लिहाज से फिर हम लोगों ने जो है वो 8 रजिस्टर लगाए और जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास में वो रेफरेंसेस जनरेट किए थे तो मेरे पास रेफरेंस जनरेट हो गए। बट मस्ट फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो आउटपुट पे T0 T1 T2 आ रहा था वो मेरे पास सारे के सारे जो मेरे पास थर्मल कोड्स थे, थर्मल कोड्स मेरे पास जो थे वो 7 आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास तो 3 बिट का होता है। अब इसके बीच में हमें एक और एंटिटी लगानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं इनकोडर। तो इनकोडर जो था वो हमारे पास हमने यूज़ किया 7402 और गेट यूज़ किया और उसको करके हमने क्या किया कि 7 to 3 बिट का एक इनकोडर डिज़ाइन कर लिया। तो मेरे पास 7 इनपुट्स थे और उस लिहाज से मैंने 3 आउटपुट्स जो हैं O0, O1 और O2 को फॉर्मुलेट कर लिया और वहाँ पे मैंने उसका डिज़ाइन पूरा शो कर दिया। पार्ट बी जो है वो पार्ट बी में हमसे ये पूछा गया था कि अगर आपके पास जो बिट्स हैं वो 3 से 1 चले जाएंगे तो क्या मसला होगा। तो इसके अंदर से मैंने पहली बात तो ये कि ERMS की इक्वेशन जो थी वो उसकी हेल्प से उसको शो करते हुए मैंने ये बात बताई कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ बिट्स जो हैं क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ERMS के, और ई मेरे पास से होता है क्वांटाइजेशन एरर। अगर हमने बिट्स डिक्रीज किए तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मेरे पास क्वांटाइजेशन एरर जो है वो बढ़ गई। क्वांटाइजेशन एरर बढ़ने का मतलब ये है कि अब आपके पास जो लेवल्स हैं वो कम हो गए और कम लेवल के लिए हम ज़्यादा एनालॉग की इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने क्लास में एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो 0 से 25 रुपये जो हैं वो भी एक लेवल दिखा रहे हैं, 25 से 50 भी एक लेवल दिखा रहे हैं। तो इसका फिर मैंने क्योंकि इसको ग्राफिकली भी शो करना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ग्राफिकली एरर बता दिया कि भाई ग्राफिकली किस तरीके से एरर आ रहा होता है। तो ये सवाल मेरा इस तरीके से। देन आई मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैंने जंबल करके किया क्योंकि मुझे आसान लगा, मैंने पहले वो किया। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि उसके अंदर हमारा एक मेम्ब्रेन दिया हुआ था दैट रिजेंबल्ड अ कैंटिलीवर माइक्रो कैंटिलीवर सेंसर। मैंने पहले थोड़ा सा माइक्रो कैंटिलीवर के बारे में बताया, उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल बताया। फिर उसके बाद रीड आउट टेक्निक, रीड आउट होता क्या है, उसके बाद रीड आउट टेक्निक्स दोनों डिस्कस की और उनको अच्छी तरीके से मैंने विद डायग्राम्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 के अंदर बेसिकली क्योंकि हमें क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करना था नॉट क्वालिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब ये है कि आपको यूजिंग इक्वेशंस Q इक्वल्स टू CV, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज का जो टोपोलॉजी होती है इसमें ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उसके अंदर मैंने सारी डेरिवेशंस वगैरह की हैं, CM की, C0 की, सब चीज़ें इसमें डिराइव करके असम्पशंस लेके उसको मैंने वेरीफाई करके प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है सैनिटाइजर वाली चीज़ थी। तो पहला वाला क्योंकि उसके अंदर हमें चार्ज को रीड आउट करना था
क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा था, तो आई ऑप्टेड फॉर कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट टोपोलॉजी। उसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। द नेक्स्ट पार्ट ये था कि भाई आप किस तरीके से जो है वो ये बता सकें कि भाई कितना चार्ज है, कितना सब कुछ, तो मैंने डिज़ाइन भी किया है और साथ में उसको मैंने वर्बली एक्सप्लेन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें ये था कि आपको ट्रांस इम्पीडेंस के बारे में बताना था, तो मैंने डायरेक्ट ट्रांस इम्पीडेंस के बारे में नहीं बताया। मैंने किया इस तरीके से कि मैंने थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया, थोड़ा सा DISF VDISF, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स ट्रांस इम्पीडेंस के। ट्रांस इम्पीडेंस को मैंने कंपेयर किया पिछली रीड आउट टेक्निक की, जहाँ पर हम लोग RN ज़्यादा रखते थे, यहाँ पे हमने RN कम रखा। फिर हमने इंस्टेंटेनियसली करना था, तो हमने इसको वाया कैपेसिटर किया, हमने वाया रेजिस्टर क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें करके फिर एंड में मैंने CTI को डायग्राम बना के, डायग्राम वो बनाई है, एक थोड़ी जो हम लोगों ने थोड़ी रफ बनाई थी, फिर मैंने एंड में बिल्कुल फाइनलाइज एक डायग्राम बनाई है। और उस पूरी डायग्राम को मैंने यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द पेपर्स गिवन बाय सर, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से जो है मेरे अपने चारों के चारों सवाल जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। थैंक यू। चलो शुक्रिया भाई। तो वैसे जो लोग अपनी स्पीच दे चुके हैं वो जा सकते हैं, बाकी फिर कुछ और सर अगर मैं असल में मसरूफियत। मैं तो हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो वो जा नहीं सकता फिर वो हाँ तुम तो रुको, जी, बाकी जिसने रुकना है वो रुक जाए, और बाकी देखना है। मिस थैंक यू सर। फाइका की बारी है। मिस फाइका, आपको आवाज आ रही है? अच्छा चलो, सर असल मेरे ख्याल में में मिस फाइका भी मिस फाइका के साथ वो प्रीवियसली भी ये मसला हो रहा था उनको, मेरे ख्याल से वो कुछ जूम में कुछ मसला हो रहा है, वो असल में आवाज़ सुन नहीं पा रही है हमारी। तो जब जो 2:15 हमारी एक लेक्चर हुआ था ना, जिसमें हमने बताया था पेपर के बारे में, तो वो भी उनको हाँ ऑडिबल नहीं थी वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको समझाया था कि हेलो इसको सर, करना। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई आप। जी सर। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी सर। सर आई कैन एक्सप्लेन द पेपर। हाँ आप कर लें। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, और जब उस पे मैकेनिकल एक प्रेशर जब हम डेवलप करते हैं तो हमें जो है उस प्रेशर को बेसिकली रीड आउट करना था। तो पहले हमें उसे मैकेनिकल डोमेन से इलेक्ट्रिकल डोमेन में लाना था, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मॉडल बनाया है और उसको बाइस किया है, एक पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे बाइस किया है, ताकि वो जो चेंज आ रहा है उसे हम पिक कर सकें। अब उस चेंज को पिक करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट और कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट हो सकता है। तो जो कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट है, उसमें इस स्कीम में हमारे पास ये होता है कि हम R22 बहुत ज्यादा रखते हैं, और ताकि लीकेज ना हो, हमारे पास चार्ज स्टोर रहे, और गेन हमारे पास इसमें जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह से सर दूसरी स्कीम जो है जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट है, इसमें हम गेन 1 के बराबर ले रहे होते हैं। तो इन दो टेक्निक्स के थ्रू हम उस मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को जो है रीच कर पाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 1B में हमारे पास ये था कि हमें कुछ क्वांटिफाइड करना था कि वो जो मेम्ब्रेन है उसकी अब कैपेसिटी कम हो गई है, वो नीचे आ गई है, तो डेफिनेटली वोल्टेज इंक्रीज होगा Q इज इक्वल टू CV के थ्रू। तो सर मैंने इसको मतलब इस इक्वेशन को बस यहाँ तक रखा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जम डिटेक्शन वाला था कि सर इसमें हमारे पास जम डिटेक्शन वाला था, तो मैंने इसमें जो टेक्निक यूज की है, मे बी आई रॉन्ग, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, और इसके अंदर जो है कुछ पैरासिटिक्स हैं, और हम उनको 1 टर्मिनल और 2 टर्मिनल से जो है हटा सकते हैं इन पैरासिटिक्स को। और बाकी जो इन जम्स को हमें चूंकि काउंट करना था, तो उसके लिए मैंने लगाया है सिंगल स्लोप इंटीग्रेटिंग ADC, जिसमें हम ये करते हैं कि एक स्विच मैंने लगाया है कि जैसे ही वो बंदा मतलब जब से स्टेरलाइज शुरू करता है और जब तक वो करता है, वो एक रेफरेंस को मीट करता है वहां तक की वैल्यू हम काउंट करते हैं, देन काउंटर रीसेट हो जाता है और उस पूरे वैल्यू को जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितने जम्प्स हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने जो है जो टेक्निक यूज की है, ट्रांस इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, DISF, VDISF, CTR, और तो मैंने VDISF इसलिए यूज की है दैट इज मोस्ट स्टेबल वन। तो इस वजह से जो है क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव फीडबैक होता है जो अपने 22 पॉइंट को स्टेबल रखता है, सो आई यूज VDISF।
for this one. Similarly for question number 4 में हमारे पास जो है कुछ हमारे पास कुछ ओपैम्स थे और हमारे पास कुछ डिजिटल आईसीज थी, तो उससे जो है मैंने फ्लैश एडीसी बनाया है। उसके अंदर जो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यूज हो रहे हैं 2 की पावर 3 - 1, 7 कंपैरेटर्स विल बी यूज एंड देयर आर 8 लेवल्स फॉर दैट। सो इसी तरीके से 7 कंपैरेटर्स के थ्रू हम 3 बिट जो है हासिल कर सकते हैं। इसके पार्ट बी में हमें एरर बताना था कि जब हम 3 बिट से काम ले रहे हैं तब क्या एरर का एक ग्राफ मैंने बनाया है, और जब हमने 1 बिट पे ले आए हैं तो हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बिट्स कम करते हैं हमारा जो है एरर बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल। हेलो सर। चलिए सही है, शुक्रिया। तो बाकी कौन है भाई? इरफान है। अस्सलाम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है। ठीक है सर। सर जैसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि रीड आउट टेक्निक्स बतानी थी और उसके और हमारे जो कैंटिलीवर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैंने उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 में रीड आउट टेक्निक्स इस्तेमाल की थी और उनको थोड़ा सा डिफाइन किया था। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया था हमसे कि मेम्ब्रेन एक तरह से पिस्टन की तरह वर्क कर रहा है, तो अगर कैंटिलीवर से इसको कंपेयर करें तो कैंटिलीवर में एक जगह फिक्स थी और एक जगह से वो बैंड हो रहा था, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में फिक्स नहीं है बल्कि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर रहा था, जिसकी सूरत में हमारे पास एक जो कैपेसिटेंस थी व्हेन मेम्ब्रेन इज नॉट मूविंग एक अलग थी। देन उसके बाद एक चेंज इन कैपेसिटेंस आ रही थी जो कि मेम्ब्रेन के मूव होने की वजह से आ रही थी। तो उस सूरत में मैंने व्हेन मेम्ब्रेन इज नॉट मूविंग तो उस सूरत में मैंने एक उसका इक्विवेलेंट मॉडल बना के बीपी जो बैक प्लेट के नोट बैक प्लेट के ऊपर जो टोटल चार्ज आ रहा होता था उसके ऊपर वहां से मैंने एक इक्वेशन वगैरह निकाल के जब मेम्ब्रेन मूव करा था फिर वहां से एक इक्वेशन निकाली, देन उसके बाद आपस में इन दोनों को कंपेयर करके वहां से एक बी आउट की इक्वेशन निकाली। सो पहले क्वेश्चन में तो ये किया था। दूसरा सर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था जो कि एक फ्लैश एडीसी डिजाइन करना था 3 बिट का। सो फॉर द 3 बिट का एडीसी डिजाइन करने के लिए मुझे 7 कंपैरेटर्स दरकार थे। उन 7 कंपैरेटर्स को इस्तेमाल किया। मैंने थोड़ी सी एक चेंजिंग की, वो चेंजिंग ये की थी कि मैंने जो अपना BFS जो हमने फुल स्केल रेंज जो रखी थी वो मैंने 10 वोल्ट्स की रखी थी। 10 वोल्ट्स की बुनियाद के ऊपर मेरे पास जो रेफरेंस वोल्टेज जनरेट हो रहे थे वो डिफरेंट हो रहे थे। कंपैरेटर के आउटपुट जो आ रहे थे वो तकरीबन 7 बिट के आ रहे थे, उनको हमें 3 बिट में कन्वर्ट करना था। सो मैंने मुख्तलिफ गेट्स की मदद से 8x2 का एक 8x3 का एक इनकाउंटर बनाया जो कि 8 बिट को 3 बिट में कन्वर्ट कर रहा था। तकरीबन उस इनकाउंटर को बनाने में तकरीबन मुझे 9 किस्म के गेट्स दरकार थे, वो मैंने फाइंड आउट किया। दूसरे वाले सवाल के अंदर जो उसी का पार्ट 2 था उसमें थोड़ा सा क्वांटाइजेशन एरर को डिफाइन किया। फॉर 1 बिट के अगर मेरे पास एडीसी है तो उसके लिए क्वांटाइजेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उसकी वजह से उसमें बताया गया कि क्वांटाइजेशन की वजह से हमारे पास एम्बिग्यूटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिग्नल हो जाता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट जो उसको कैलकुलेशन से निकाला था तो हाफ ऑफ द सिग्नल जो मेरा डिस्टॉर्ट आ रहा था और उसकी थोड़ी सी डिफाइन किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने जो अटेम्प्ट किया था सर वो क्वेश्चन नंबर 3 था। फॉर ट्रांस इम्पिडेंस को अगर मुझे इंक्रीज करना है और तो उसके लिए मैंने वहाँ पे CTIA को इस्तेमाल किया था। CTIA के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, कुछ उसकी डेरिवेशंस और कुछ उसके की पॉइंट्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में चला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था मुझसे कि आई नीड टू डिटेक्ट द चार्ज डिटेक्ट करना था मुझे जम्स के बारे में। जब मेरे पास स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो उस सूरत में मेरे पास जो बेस्टेस्ट टेक्निक मुझे जो लग रही थी वो थी कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट। मैंने उसको वहां पे डिफाइन किया। दूसरे हिस्से के अंदर मैंने ये किया है कि आई नीड टू फाइंड आउट दैट किस तरीके से वो फंक्शनल डायग्राम होगा। तो उसकी सूरत में मैंने सर एक IR डिटेक्टर लिया था, उसको CTIA के साथ कनेक्ट कर दिया था। और जब जब मेरे पास क्या हो रहा था कि जब जब मेरे पास IR डिटेक्टर से कोई ना कोई एक जम वो डिटेक्ट कर रहा था, उस सूरत में जब जब वो डिटेक्ट करता तो मेरे पास जो डेटा होता वो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाता और वो मेरे पास वहां पर आउटपुट पे आ जाता। सो दैट्स ऑल।
चलो जबरदस्त, शुक्रिया भाई। आप कौन रह गए? ताहिर भाई रह गए? ताहिर, आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी सर मैंने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो जिस तरीके से आपने पूछा था, मेथड्स वगैरह पूछे थे रीड आउट के, और डोमेन क्रॉस ओवर किस तरीके से करना है, तो उसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बना के उसको थोड़ा एक्सप्लेन करा था कि इलेक्ट्रिकल मॉडल किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है और उसमें किस तरीके से हम डोमेन को क्रॉस कर रहे हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की तरफ। और फिर उसके जो 2 मेथड्स थे, स्कीम्स थी, उसके बारे में बताया था, और कैपेसिटेंस रीड आउट किस तरीके से करना है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन 4 सॉल्व करा था, वो थोड़ा इजी लग रहा था। तो सर उसके अंदर ये था, क्वेश्चन 4 के अंदर हमें फ्लैश एडीसी डिज़ाइन करना 3 बिट का, तो उसमें मैंने फ्लैश एडीसी डिज़ाइन करके और उसके आगे जो इनकोडर यूज़ करना था वो लॉजिक गेट के थ्रू इनकोडर डिज़ाइन करा था। 4 के पार्ट बी में थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने शायद सवाल सही से समझा नहीं था, तो उसके अंदर मुझे लगा शायद इंटीग्रल एडीसी डिज़ाइन करना था, तो मैंने उसमें वो डिज़ाइन कर दिया। क्वांटाइजेशन एरर का शायद मैंने सवाल सही से पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने क्वेश्चन 2 सॉल्व करा था। सॉरी सर क्वेश्चन 2 में उसमें ये था कि हैंड सैनिटाइजेशन का जो पूरा उसका मेथड एक तरीके से डिज़ाइन कर सकते, किस तरीके से चार्ज वगैरह डिटेक्ट हो रहे हैं और उसमें किस तरीके से रीड आउट हो रहा है। तो उसके अंदर मैंने उसका सर्किट डिज़ाइन करा था, जो आपने एक पेपर भी शेयर करा था, उसके अंदर पूरा मेथडोलॉजी थी। तो उसमें कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट का पूरा मेथड मैंने डिज़ाइन करता है कि उस तरीके से किस तरीके से हम उसको रीड करना है, चार्ज को रीड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 था, उसके अंदर CTIA के मेथड से मैंने पूरा डिज़ाइन करता है कि किस तरीके से हम आया डिटेक्टर उसमें यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो है ना जो जम्स वगैरह हैं उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और उसकी पूरी ट्रांसइम्पेडेंस को बढ़ा रहे हैं, और उसके जो फ़ायदे हैं कुछ 2-3 बेनिफिट्स वो मैंने उसमें डिफाइन करे थे कि उसमें क्या हमें जो नॉइज़ किस तरीके से हम लो कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है उसकी किस तरीके से हाई हो रही है। तो सर इस तरीके से मैंने ये 4 सवाल सॉल्व करे। चलो जबरदस्त भाई। मेरे ख्याल में मिस समिया तो मिसिंग है फिर, तो इसको फिर यहीं रोकते हैं। तो इन जनरल खैर एक जाहिर है मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं देखा तुम लोग एग्जाम्स को, लेकिन ये कि तुम लोगों के एक्सप्लेन करने के दौरान जो स्किम करे तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों ने कुछ गलतियां नहीं करी हैं, उन्होंने दूसरी करी हैं। फॉर एग्जांपल इरफान ने RMS की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है, तुम में से किसी ने भी RMS एरर की वैल्यू नहीं निकालने की कोशिश करी। हालांकि मिस अक्सा जो है उन्होंने फॉर्मूला तक लिखा, बिलाल ने फॉर्मूला तक लिखा, लेकिन व्हाट वी कुड हैव डन इज कि हम ये कह सकते थे कि भाई उस वक्त एक वैल्यू थी VLSB की और उस वक्त RMS की। असल फॉर्मूला है VLSB डिवाइडेड बाय √12 डिवाइडेड बाय √2n-1। तो वो इरफान ने लगाया था, लेकिन इरफान ने वो 2n वाली टर्म मिस कर दिया। तो काफी लोगों ने तो खैर वो चलो वैल्यू निकालने की कोशिश ही नहीं करी। इसी तरीके से सर वो 2n वाली टर्म वो बनी आ रही थी, इस वजह से मैंने लिखी नहीं। अच्छा चलो सही, मैं देख लूंगा डिटेल में। बाकी ये कि वो जो पहला सवाल है उसमें कैंटिलीवर नहीं था, उसमें पिस्टन था। कैंटिलीवर एक तरफ से बेंड होता है, पिस्टन पूरा का पूरा नीचे आ रहा है। वो खाली जो प्रॉपर डिपिक्शन करी है वो इरफान ने करी है। तो उसमें बहरहाल इससे ये भी प्रूव होता है कम अज कम छापा नहीं मारा, कम अज कम इरफान ने तो किसी को जो है नहीं कॉपी कराया और इरफान से किसी ने नहीं कॉपी करा। बाकी सब ने ऑलमोस्ट वही वो कैंटिलीवर जरूर बना के ना उसका वो किया है। तो वो कैंटिलीवर तो उस क्वेश्चन में बार यही बताया था कि पिस्टन है एंड इट्स मूविंग ऑल टुगेदर। मतलब तो वो तो बेसिकली जो लफ्ज मैं छुपाना चाह रहा था और कहना नहीं चाह रहा था वो ये पैरेलल प्लेट था। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बन रही है जब वो एक पिस्टन के तौर पे नीचे आ रहा है। पहले पैरेलल प्लेट में D ज्यादा था, अब पैरेलल प्लेट में D कम है।
तो बस सीधा सा आप अगर पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला लगाते, इसके अंदर जो अजम्पशन करनी थी वो, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट वैल्यूज तो आप एरिया की कुछ अजम्पशन कर सकते थे। आप कहते कि भाई मैं जो प्लेट है ना उसका विड्थ और हाइट इतनी ले रहा हूँ, तो इसका एरिया इतना बनता है। इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड कि आप उसमें बताते कि रेशो कैपेसिटेंस से इतना चेंज हो गया, तो जब उसमें एरिया कैंसिल हो जाता, तो एरिया की आपको अजम्पशन भी नहीं करनी पड़ती। तो ये और उसमें एप्सिलॉन शेप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाता। आप बता सकते थे कि भाई पुराने के मुकाबले में कैपेसिटेंस, मतलब जब जर्म नहीं था उसके मुकाबले में कैपेसिटेंस इतनी बढ़ गई, एक फैक्टर आ जाता रेशो का। एब्सोल्यूट निकालना था तो आपको फिर ऑब्वियसली एरिया को और जो है उसको लेकर आपको चलना पड़ता। ये भी नहीं बताया था मैंने कि उसके बीच में, लेकिन वी नो कि उसके बीच में हवा ही होती है। वैक्यूम भी एज्यूम कर सकते थे आप, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वगैरह उससे निकल आता है। ठीक है, तो वो भी तुम लोगों ने वो कैंटिलीवर बार बार घुसाते रहे। अच्छा, फिर जो मेरे दिमाग में था ना, अब मैं देखूंगा, मेरे दिमाग में जो सोल्यूशन था वो स्टेरिलाइजर वाला, वो था करंट रीड आउट। मतलब मैंने बार बार घुमा के वो सारी सिचुएशन इसकी क्रिएट करी थी कि तुम लोगों के दिमाग में ये आए कि चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है। तुम लोगों ने चार्ज का नाम सुनती ही ना वो चार्ज रीड आउट लगा दिया। अब इशू ये है कि जो मुझे बेसिकली थोड़ा सा जो फैक्टर तुम लोग मिस कर गए हो, और अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद वो बहुत अजम्पशन में दूर पड़ता था, वो ये कि यार चार्ज जब पानी की तरह बहता हो तो नहीं आ रहा। ऑब्वियस चार्ज को बुलाना पड़ता है पोटेंशियल क्रिएट करके, और वो पोटेंशियल जो है आपने क्रिएट कहाँ करा, जब आपने कांस्टेंट चार्ज रीड आउट लगा दिया। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना था, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू आपने कोई पोटेंशियल क्रिएट करना था जिसकी वजह से चार्ज आपकी तरफ दौड़ा आए। सही है, तो आप ये एज्यूम कर सकते थे फिर कि भाई चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट कर रहा हूँ अपनी तरफ बुलाने के लिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट कर रहा हूँ और एक डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद वो मिस साइका ने हाँ लगाई है टेक्निक कि उसको कन्वर्ट करा है काउंटर वाउंटर और इस तरह की चीज़ों में। तो वो मैं डिटेल में देखूंगा, लेकिन तुम में से किसी ने भी बेसिकली उसको चार्ज करंट रीड आउट के तौर पे नहीं देखा। अच्छा खैर, फिर इसमें कौन सा सवाल था? हाँ वो तो खैर तुम सारों ने छाप दिया है वो एडीसी वाला। उसके बाद एक सवाल और कौन सा था? तीसरा सवाल क्या है? टीटीआई वाला। हाँ, वो ट्रांसइम्पीडेंस को कम से ज्यादा करना और ये, तो वो तो तुम लोग समझ गए, और रजिस्टर से कैपेसिटी जी करवा सर रहे हैं, बिल्कुल, वो तो समझ वो गए। तो हो गया। तो चलो ठीक है, तो मैंने एक क्विक रिव्यू दे दिया, तुम लोगों ने अपना एक्सप्लेन कर दिया, रिकॉर्डिंग भी आ गई। अब मैं बाद में जब पेपर चेक करूंगा रिकॉर्डिंग सुनूंगा कि तो मोस्टली इट लुक्स लाइक कि ओरिजिनल तरीके से ही किया है, लेकिन अब मैं और देखूंगा कि कोई पैटर्न तो नहीं नजर आ रहा कॉपिंग का। फिर जिन्होंने वाइवा नहीं देना था वो नहीं आए वाइवा देने, व्हाटएवर रीजन भी नहीं ड्रॉप करी, सो दैट आल्सो एड टू द फैक्टर कि अगर किसी ने कॉपी करा है और वो आगे आके अपने पेपर को बताना भी नहीं चाह रहा है, पर बड़ी एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रहा है इस डर के मारे कि भाई कहीं ये ना पता चल जाए कि कॉपी किया है या जो भी किया। तो ये बहरहाल मैं तुम लोगों से फिर ओपनली ये पूछ लूँ, फिर भी मिड टर्म में तुम लोगों ने हिमाकतें करी कि अपना पेपर किसी भेजा तो नहीं था एक दूसरे को कि हाँ यार देखना जरा रिव्यू कर लो, और उसने उठाई कॉपी कर दिया? ये हुआ है मिड टर्म में, तो इसी तरीके से असाइनमेंट्स में हुआ है। तो जो भी है आई होप कि किसी को भी शेयर नहीं करा। नहीं शेयर ठीक है, वैसे थोड़ा सा टाइम का था कि वो मिड टर्म में थोड़ा एकदम से उसमें 4 घंटे का थोड़ा हाथ हो जा रहा है। वो मिड टर्म का आंसर उस लिहाज से प्रिपेयर किए थे टाइम के लिहाज से ना, तो ये थोड़ा सा बस, बाकी तो ऐसा इशू नहीं था। चलो फिर भी वो बहरहाल फिर टाइम कंस्ट्रेंट तो करना था जी फाइनल एग्जाम को,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बस तुम फिर बिलाल जी सर। रिकॉर्डिंग रोको चले ठीक है। फिर तो हाँ